नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा जिले के मारचूला बस हादसे में 36 लोगों की मौत, 27 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल। धर्मनगरी हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर मनाया गया 8वां गंगा उत्सव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंगा के संरक्षण को बताया जिम्मेदारी और धर्म। प्रदेश में स्कूल देर से पहुंचने वाले शिक्षकों का कटेगा वेतन। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति कोषागार से लिंक करने के दिए निर्देश। विकासनगर में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। 6 जगहों पर लगाए सीसीटीवी। कूड़ा फैलाने वालों पर होगी सख्ती। और चमोली जिले के बैनीताल में 8 से 10 नवंबर तक होगा नक्षत्र सभा का आयोजन। 3D में विशेष एस्ट्रोनॉमी शो समेत होंगे कई दिलचस्प कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने लोगों से की बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील। और समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के मारचूला के कुपी क्षेत्र में आज हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के रामदत्त जोशी चिकित्सालय पहुंचकर बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री पहले ही अल्मोड़ा बस हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे चुके हैं। साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के ARTO परिवर्तन को निलंबित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह बस पौड़ी जिले के नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी, लेकिन मारचूला के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि 42 सीटर की इस बस में 60 से अधिक यात्रियों को बैठाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। घायल हुए थे 4 लोग। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है, उन्हें तुरंत से तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। जो 4 हमारे गंभीर घायल थे, 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। बाकी मौके पे अभी SDRF की टीम, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार और वहाँ के रेवेन्यू का समस्त स्टाफ वहाँ पे मौके पे जुटे हुए हैं और अन्य खोजबीन कार्य चलाया जा रहा है। जैसे ही खोजबीन कार्य पूरा होगा तभी डेटा पूरा क्लियर हो पाएगा कि अन्य कितने लोग घायल थे। अल्मोड़ा बस हादसे में गंभीर रूप से 3 घायलों को एयरलिफ्ट के माध्यम से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एम्स प्रशासन को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।
वहीं रामनगर में सांसद अजय भट्ट ने अस्पताल पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इलाज में कोई कमी नहीं है, सब स्पेशलिस्ट वहां पर आ गए हैं और सारे लोग जो घायल हैं उनको देख रहे हैं। और जो ज़्यादा ये राय आएगी डॉक्टर से कि इनको हायर सेंटर को भेजिए, तो उसमें मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, अगर यहाँ से भी हायर सेंटर भेजना होगा तो उसके लिए एयरलिफ्ट के लिए हेली सेवा वहाँ पर तत्काल प्रभाव से लागू है और स्टैंड बाय में हेली सेवा वहाँ पर रखी गई है। हरिद्वार में आज नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत नमामि गंगे से जुड़े तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने BSF राफ्टिंग महिलाओं के जत्थे को राफ्टिंग के लिए रवाना किया। साथ ही 6000 महाशीर मछलियों को भी प्रवाहित किया गया ताकि गंगा में जलीय जीव संतुलन बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारी जो संस्कृति है, राजीव कुमार मित्तल, जो नदियाँ हमारा जीवन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल जीवन के लिए जो उन्होंने गंभीरता से कदम उठाए आमंत्रित करना चाहूंगी और जिस तरह से लोगों की अपेक्षा पूर्ण कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि ये बहुत बड़ा काम है। निवेदन होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। आप सोचिए, अगर माँ गंगा नहीं होती तो हमारे देश का या हमारा क्या होता। ये हमें सिर्फ जल प्रदान नहीं करती है, मगर साथ में हमारी संस्कृति का भी जतन करती है, हमें पोल्यूशन से भी बचाती है। हमारा धर्म है, हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ रखें, उसको गंदा ना करें, और जो गंदा हुआ है उसको साफ करने के लिए हमारी ओर से जो भी प्रयास हो सके वो प्रयास करके सभी नदियों को अगर हम रखेंगे तो पूरी नदियों के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो पानी की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान गंगा यात्रा अभियान का नेतृत्व कर रही प्रियंका मीणा से हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने बात की। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलने के बाद हर साल जो है यहाँ पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहली बार जो है हरिद्वार में गंगा तट पर ये नमामि गंगे घाट पर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है गंगा के संरक्षण और संवर्धन का एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जो है BSF की महिलाएं यहाँ से निकली हैं, जो देवप्रयाग से होते हुए गंगा सागर तक जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी ताकि जो है लोग गंगा में कूड़ा करकट ना फेंकें और गंगा में गंदगी ना करें, गंगा को प्रदूषण मुक्त करें, जो गंगा की जो निर्मलता है और अविरलता है उसको बनाए रखें। आज हमारे साथ हैं प्रियंका मीणा जी, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी बताइए, जो ये अभियान शुरू हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक निकला? जी, हमारा ये जो ऑल वुमेन गंगा राफ्टिंग एक्सपीडिशन है ये 2 नवंबर को देवप्रयाग से शुरू हुआ और यह 24 दिसंबर 2024 को गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा। ये बताइए कि जो इतनी बड़ी यात्रा आप निकाल रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है और इसको क्या मैसेज आप लोगों को दें? जी, हमारे इस अभियान का उद्देश्य है सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। तो पहली बार ये जो है महिलाएं जो है इस जो एक्सपीडिशन को निकाल रही हैं, तो कैसा अनुभव आपका रहा है, किस तरह का रोमांच आप जो है महसूस कर रहे हैं? हमारा बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। हम सारी जो टीम है, 20 महिलाओं की टीम है, हम सभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हमें ये मौका मिला। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें हमारी पावन गंगा को पूरा उसके ओरिजिन से लेकर एंड तक उसमें सफ़र करने का हमें ये मौका मिला और हम उसको स्वच्छ बनाने के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और नारी सशक्तिकरण भी हमारा एक उद्देश्य है। देखिए, जिस तरह से जो है गंगा लगातार महंगी होती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि जो है गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी रखा गया है। तो क्या संदेश आप देना चाहती हैं लोगों को कि गंगा को स्वच्छ किस तरह से रखें और जो है किस तरह से इसकी जो निर्मलता और अविरलता है वो बनाए रखी जा सके? जी,
गंगा निर्मल और अविरल बनी रहे, इसके लिए हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गंगा जहां से ओरिजिन हो रही है, गंगा बहुत ही पावन है, बहुत ही स्वच्छ है। गंगा अपने आप में बहुत ही पवित्र नदी है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें उसे और गंदा नहीं करना है, हमें उसमें कचरा नहीं डालना है। गंगा अपने आप में खुद को साफ रखने की इतनी कैपेबिलिटी रखती है, बस हम उसमें एक्स्ट्रा जो हम अपनी गंदगी डाल रहे हैं, पॉलीथीन्स का यूज कर रहे हैं, नालों का पानी जा रहा है, हम कोशिश करें कि हम उसे कम से कम करें। अगर प्रत्येक नागरिक ये सोचेगा कि मैं सुधार कर लूं अपने आप में, हर एक के मन में ये चीज होगी, तो गंगा वापस से पावन, स्वच्छ और निर्मल हो जाए। तो ये थी बीएसएफ की महिलाएं जो जुझारू महिलाएं हैं और देवप्रयाग से गंगा सागर तक एक्सपीडिशन पर निकली है, गंगा यात्रा पर निकली है, जो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएंगी और नारी शक्ति का भी एक बड़ा संदेश ये लेकर जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इनका अभियान है बहुत सफल होगा और लोगों में एक बड़ा संदेश जाएगा कि गंगा को जो एक पावन नदी है, जिसकी हमारी जो है आस्था है लोगों में, उसकी पूजा करते हैं, पुराणों में इसका वर्णन है, और इस गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए, इसकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए यह अभियान सफल होगा। देवेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज, हरिद्वार। प्रदेश में अब लेट लतीफ शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति कोषागार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर विभाग द्वारा समय समय पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा है। गैर हाजिर रहने वाले और देर से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाती रही है। अब शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक बार फिर व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। देखिए, इसमें समय समय पे कार्रवाई की जाती है, औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं या ये संज्ञान में आता है कि समय पर विद्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है, तो हम फिर से इसका अनुपालन कराएंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पे कितने शिक्षक ऐसे हैं जो समय पर उपस्थित नहीं हो रहे और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। ये शिक्षक बार बार नोटिस देने के बाद भी मूल तैनाती स्थल पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। हमारे राज्य के दोनों मंडलों में अनुपस्थित शिक्षकों की सूची तैयार की गई थी, तो वो जो सूची हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार कई शिक्षकों की सेवाएं समाप्त भी कर दी गई हैं, क्योंकि उसमें भी नियुक्ति प्राधिकारी भिन्न भिन्न स्तर के होते हैं। कहीं पे अपर निदेशक हैं, कहीं पे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, कहीं पे निदेशक हैं। तो उसमें उनको शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था और विज्ञप्ति के माध्यम से स्पेशली समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिससे कि अगर किसी की सेवा समाप्ति करते हैं तो उससे पहले उनको प्रॉपर वे में सूचित किया जा सके। तो उसके बाद कुछ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और कुछ में जिसमें नोटिस का टाइम अभी समय अवधि बची हुई है, तो पूरी होने के बाद उसमें भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई अमल में लाई है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज्यादातर जमीनी विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ मामलों में जांच कमेटी बनाकर निष्पादित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक आने वाले समय में लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इससे यह भी जानकारी रहेगी कि किस अधिकारी को शिकायत के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई। 25 लगभग कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स और कुछ पेंडिंग कोर्ट मैटर्स और हमारी जो जनरल सिटीजन सर्विसेज हैं उनके एक्सेस के रिगार्डिंग थी। सो उसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो मौके पर ही निवारण कर सकते थे उनका किया गया है, और जो त्वरित जांच कमेटी बनाकर टाइम बाउंड तरीके से उनको निष्पादित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ में जो पिछला संदर्भ है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब आने वाले समय में हम एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी डिवाइस करने जा रहे हैं, जिसमें जो कंप्लेंट्स प्राप्त होती रहेंगी उसको एक डिजिटाइज फॉर्मेट में हम अपलोड करेंगे, जिससे ये ज्ञात रहेगा कि कौन सी प्रकरण को किस अधिकारी को किस डेट पे प्रस्तुत करना था और कितना समय हो गया है। इस चीज़ की मॉनिटरिंग और सुपरविजन इजी हो जाएगी एप्लीकेंट के लिए भी और हमारे यहाँ पर ओसीज के लिए।
वहीं स्ट्रीट लाइट मरम्मत और उससे जुड़े सभी कामों की मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी कर रहे हैं। शहर में 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कुल 12,727 स्ट्रीट लाइट मरम्मत की गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक स्ट्रीट लाइट मरम्मत का काम आगे भी जारी रहेगा। जो अभी तक हमारा डेटा है उसमें लगभग 12 दिन में इन्होंने 12,000 से ज्यादा लाइट्स रिपेयर की। इसमें हमारे सीएम हेल्पलाइन, निगम और डिजास्टर कंट्रोल लाइंस का डेटा भी सम्मिलित है, प्लस जो हमारे पार्षदों से, कम्युनिटी ग्रुप से, मीडिया के माध्यम से जो जहां पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। अभी भी ये टीम्स अपना वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर, और अभी जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पर किसी एरिया में 10% लाइट्स खराब हैं, 5%, जो स्पोरेडिक वे से रेगुलरली चलता ही रहेगा मेंटेनेंस का काम, अब ये टीम्स उस कार्य को देख रही हैं। विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण व्यवस्था के बावजूद यहां वहां कूड़ा डालने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर तीसरी आंख का पहरा लगा दिया गया है। दरअसल विकासनगर शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके अब भी शहर में कई जगह ऐसी हैं जहां लोग मनमाने ढंग से कूड़ा डालकर गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे में अब नगर पालिका प्रशासन ने 6 स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि चिन्हित स्थानों पर कैमरे लगाकर कूड़ा डालने वालों पर निगरानी की जा रही है। फिलहाल जो भी व्यक्ति कूड़ा डालते हुए पकड़ा जा रहा है उसे सख्त हिदायत दी जा रही है। हालांकि अब भी जो व्यक्ति कूड़ा फैलाने से बाज नहीं आएंगे उनके घर नोटिस भेजकर जुर्माना वसूला जाएगा। जो हमारे ब्लैक स्पॉट थे वे अधिकांश ऐसी स्थिति में थे कि लोग वहां पर धीरे धीरे जो है कूड़ा डाल ही रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि इन जगहों पे 6 कैमरे पश्चिम वाला में, कोतवाली के पास, अजीत नगर बस स्टैंड के पास, तिरसला और डाकपत्थर चौक, यहाँ पर ये 6 कैमरे लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग भी यहाँ पर कूड़ा डालते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ पालिका जो है चालानी कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग सबको चालान उनके घर पे ही भेजेंगे। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध भी है कि आप अपने शहर को सुंदर बनाए रखें और जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं वहां पर किसी भी रूप से जो है कूड़ा न फेंकें। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए सिक्किम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में सिक्किम विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के साथ 17 छात्र छात्राएं शामिल हैं, जो पहली बार देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, मसूरी और ऋषिकेश सहित उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद विद्यार्थियों को उत्तराखंड की संस्कृति, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति से रूबरू कराना है। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2047 के विकसित भारत संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
चमोली जिला प्रशासन द्वारा स्टार्क कैप्स और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से नक्षत्र सभा की अगली कड़ी बैनीताल घाटी में आयोजित की जाएगी। नक्षत्र सभा का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक होगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजेंद्र पांडे ने बताया कि प्रतिभागियों को इस बार शानदार तोरीट से उल्का वर्षा देखने का मौका मिलेगा। साथ ही नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व की निकटता से स्थानीय वनस्पति और जीवों पर चंद्रमा के चक्रों के प्रभावों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह कार्यक्रम सभी आयु समूहों के लिए खगोल विज्ञान को सुलभ और रुचिकर बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आसपास के ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें, इससे यह पर्यटन के साथ साथ आजीविका का स्रोत बनकर निकले। बैनीताल में 3 दिनों तक चलने वाले नक्षत्र सभा में टेलीस्कोप से सूरज के दाग देखना, रॉकेट बनाना और उनको लॉन्च करना, टेलीस्कोप के काम करने के तरीके को समझना, 3D में विशेष एस्ट्रोनॉमी शो देखना, रात के आकाश का अवलोकन आदि दिलचस्प कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आराध्य के दर्शन किए। इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर बाबा तुंगनाथ के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करते हुए डोली दोपहर 12:30 बजे पहले पड़ाव पर भूतनाथ मंदिर चोपता पहुंची। यहां पर सैकड़ों लोगों ने आराध्य के दर्शन किए। भगवान तुंगनाथ जी की चल विग्रह मूर्ति आज चोपता में विश्राम करेगी। इसके बाद 5 व 6 नवंबर को चल विग्रह डोली दूसरे पड़ाव भूलकर्ण में प्रवास करेगी। इसके बाद ढोल दमाव और बाजे गाजों के साथ 7 नवंबर को भगवान तुंगनाथ जी की चल विग्रह डोली को मक्कू मठ स्थित गद्यस्थल श्री मर्कटेश्वर मंदिर में शीतकालीन निवास के लिए विराजमान किया जाएगा। इस यात्रा काल में 1,73,000 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ पहुंचकर भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए। चंपावत में आज से द्वितीय गोलजू संदेश यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 21 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा कुमाऊं गढ़वाल के विभिन्न स्थानों से होते हुए चंपावत में ही समाप्त होगी। गोलजू संदेश यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधान पहनकर कलश यात्रा और झांकी निकाली। इस कार्यक्रम के संयोजक सतीश पांडे ने बताया कि यह यात्रा 24 नवंबर तक चलेगी। हर दूसरे वर्ष इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। ये पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि अपनी सनातन को, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मुख्य इसका उद्देश्य है कि हमारा गोलजू का मूल स्थान चंपावत, और इसीलिए गत वर्ष 2022 में जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी तो उसका समापन घोड़ाखाल में किया गया था। तो इस बार हमने थोड़ा सा इस चीज़ को परिवर्तित करके तो चंपावत से प्रारंभ होगी, चंपावत में ही इसका समापन का व्यवस्था की है। वहीं गोलजू मंदिर के मुख्य पुजारी बसंत वल्लभ पांडे ने बताया कि गोलजू न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनकी मान्यता है। देवता जो है मूल रूप से न्याय के देवता माने जाते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में इनके जगह जगह पर मंदिर में विद्यमान है। मूल रूप से चंपावत से यह मंदिर है और मूल रूप से यहाँ से गोलजू सभी जगह जो है गए हुए, जैसे चीताई, घोड़ाखाल, उदयपुर, गैरार, चमरखान, अनेकों अनेक जगहों पर कुल मिलाकर के लगभग 32 जगहों पर उससे भी अधिक स्थानों पर वह विद्यमान है। और यहाँ से आज 2024 4 नवंबर से गोलजू संदेश यात्रा प्रारंभ हो रही है। समूचे प्रदेश में कुमाऊं ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के गढ़वाल प्रदेश में भी होते हुए बद्रीनाथ होते हुए यह यात्रा जो है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए इधर द्वाराहाट से मंशारी से इधर हमारे नैनीताल, हल्द्वानी होते हुए देवीधरा होते हुए अंत में फिर दोबारा यहीं पर 24 नवंबर को यात्रा पहुंचेगी। उस दिन यहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होगा और कार्यक्रम भी होगा। और जो है विशेष रूप से इस मंदिर में जो है न्याय के लिए ये मंदिर माना जाता है। यहाँ पर अनेकों लोग जो है अपनी न्याय की गुहार लेते हुए आते हैं। अनेकों प्रकार के एप्लीकेशन से स्टाम्प पेपरों में भी लिख के लाते हैं, मैसेज लिख के लाते हैं। और अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर जो है इस मंदिर में घंटी, बजा, नारियल, जो भी बर्तन जाते हैं जो भी मंदिर पर चढ़ाते हैं और भगवान को मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। और उसी के साथ जो है विराम देता हूँ। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए रविवार को प्रथम रात्रि पड़ाव रामपुर पहुंची। यहां मौजूद
भक्तों ने फूल मालाओं से बाबा की डोली का स्वागत किया। प्रथम रात्रि पड़ाव डोली के आगमन पर भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रथम पड़ाव में आज सुबह डोली की विशेष पूजाएं संपन्न कर पंचमुखी उत्सव डोली आर्मी की बैंड धुनों और हजारों भक्तों के जयकारों के बीच विभिन्न पड़ावों पर पहुंची। इस दौरान सिरसी, बड़ासू, फाटा, खड़िया, ब्यूग, नारायणकोटी और नाला होते हुए डोली गुप्त काशी पहुंची। बाबा की पंचमुखी डोली जिन जिन पड़ावों से होकर गुजरी, वहां मौजूद ग्रामीणों ने फूल मालाओं और अक्षतों से डोली का स्वागत किया। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट बंद हो गए हैं। इस साल का यात्रा काल पिछले साल की तुलना में 30 दिन कम रहा। बावजूद इसके भारी तादाद में तीर्थ यात्री यहां पहुंचे। इस साल श्री केदारनाथ धाम में 16,52,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जिनमें 249 विदेशी श्रद्धालु शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सफल यात्रा संपादन के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस यात्रा में 4,79,624 तीर्थ यात्रियों ने घोड़े खच्चरों के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें 1,31,17,20,700 का व्यवसाय किया गया, जबकि 7,19,43,600 का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं 1,28,000 से अधिक लोगों ने हेली सेवा से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जिनमें हेली कंपनियों ने 1,10 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार श्रद्धालुओं की दैनिक औसत संख्या 713 अधिक रही। इस बार दोनों धामों में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगभग 1.5 लाख की वृद्धि हुई है। इस वर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कुल 15,30,028 यात्री पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष अभी तक 13 लाख से अधिक तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थ यात्रियों की आमद को देखते हुए बीकेटीसी के अधिकारियों का मानना है कपाट बंद होने तक ये आंकड़ा 15 लाख को पार कर जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में श्राद्ध पक्ष में बड़ी तीर्थ यात्रियों की आमद वर्तमान तक जारी है। यहां रोजाना 10 से 12 हजार तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। वहीं नगर पंचायत की ओर से ठंड को देखते हुए धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से भी समुचित इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर जिले में कपकोट तहसील के सोराग गांव के लिए पिंडर नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य 3 सालों से अधर में लटका है। मोटर पुल न होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गांव में किसी के बीमार या घायल होने पर उन्हें डंडी कंडी के सहारे जोखिम भरे रास्तों से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। यहां हाल ही में गांव की 2 महिलाएं घायल हो गई। 2 घायलों को एक साथ अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज 3 पेशेंट आए हैं। इन लोगों को पूरे गांव के सारे लोग अपनी पीठ पे उठा के लेके आए। अगर पुल होती तो आज आराम से सब बागेश्वर में आते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता, बट नहीं, गवर्नमेंट को कोई होश ही नहीं है। हमारे गांव वाले इतने लगे पड़े हैं तब से, बट उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए। हमारे गांव में कल 2 घटना घट गई। एक मेरी सास जो है वहाँ फिसल के उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, और दूसरी एक लेडी जो है घास काटने से गिर गई। कल उन्हें रात भर इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इतना दर्द हुआ। गांव वालों ने आज सुबह स्टेशन में यहाँ तक छोड़ा। पुल होती तो हमारे वहाँ कभी आ जाते, वो सारे मेरी सास सारे लोग यहाँ लाते और हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता। वहीं जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि संबंधित अधिकारी को पुल के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहां से यातायात शुरू किया जा सके। पुल का निर्माण कार्य काफ़ी समय पूर्व से रुका था, तो इसमें अभी जो वहाँ पर वेबकॉस उसको देख रहे हैं, तो जो भी उनके टीम के अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको निर्देशित किया गया है। विगत कुछ दिनों से निर्माण कार्य में उसमें प्रगति भी आई है। आज भी मेरे द्वारा जो अधिशासी अभियंता उनको निर्देशित किया गया है कि वो स्वयं मौके पर जाएंगे, और इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए ये प्रयास रहेगा कि शीघ्र पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए और उसमें यातायात सुचारू हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।